नमस्कार बच्चों, आज की अपनी इस वीडियो में हम अपनी क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर 2 के सब यूनिट्स 5.2, 5.3 एंड 5.4 को कवर करेंगे। और साथ ही आज हम जानेंगे कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में किन नए नगरों का विकास हुआ था और उन नगरों की जनसंख्या किस प्रकार की थी, वे किस प्रकार के कार्य करती थी। और साथ ही आज की अपनी इस वीडियो में हम इन चीज़ को कवर करेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास किस प्रकार से व्यापार किया जाता था। और यदि आप लोगों ने चैप्टर से रिलेटेड इन टॉपिक्स की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाइए जाकर के पहले इन टॉपिक्स को देख लीजिए ताकि आप चैप्टर 2 को आसानी से अच्छे से समझ सकें। आपकी आसानी के लिए मैंने इन चैप्टर्स के लिंक, इन चैप्टर की वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और वहां से जाकर के उन वीडियोस को देख लीजिए। तो आइए आज के अपनी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यूनिट 5.2 उपज बढ़ाने के तरीके। अपने इस टॉपिक में आज हम ये जानेंगे कि वर्णित काल छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कृषि के तौर तरीकों में किस प्रकार से परिवर्तन आए, किस हद तक परिवर्तन हुआ कि कृषि अब नए तरीके से किए जाने लगी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हल का प्रचलन कृषि कार्य को अच्छे से करने के तो होता यूं है कि जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि उस समय के राजाओं द्वारा राजकोष को भरने के लिए किसानों से अत्यधिक मात्रा में कर यानी कि टैक्स लिया जाता था। तो करों की बढ़ती इन मांग को पूरा करने के लिए किसानों द्वारा कृषि में उपज बढ़ाने का प्रयास किया गया ताकि वह कृषि में उपज को बढ़ा सके, जिससे उनकी आमदनी अधिक हो और उस आमदनी के द्वारा वह लोग अपने करों को आसानी से भर सके। तो उन कृषि के तौर तरीकों में नए परिवर्तन आए जिस वजह से उपज को बढ़ाने में सहायता मिली। तो कृषि में उपज को बढ़ाने का जो एक तरीका अपनाया गया किसानों द्वारा वह था हल का प्रचलन। क्योंकि कृषि कार्यों में लोहे के फाल वाले से कृषि करने से यह सुविधा प्राप्त हुई कि जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी वहां लोहे के फाल वाले हलों के द्वारा उर्वर भूमि की जुताई की जाने लगी, जिसके साथ गंगा घाटी में धान की रोपाई भी आसानी से होने लगी। इसीलिए उपज में छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हल का प्रचलन आया, तो जिससे कि कृषि में बढ़ोतरी हुई और किसानों को कृषि कार्यों में आसानी होने लगी। फिर उपज बढ़ाने का जो दूसरा तरीका किसानों द्वारा अपनाया गया वह था कृषि कार्य में कुदाल का प्रयोग। पहले हल का प्रयोग किया गया लोहे के फाल वाले हलों का, और फिर कुदाल का प्रयोग। कुदाल के प्रयोग में हुआ यूं कि लोहे के फाल वाले हल के प्रयोग की वजह से फसलों की उपज तो बढ़ने लगी थी, किंतु उपमहाद्वीप के कुछ भागों जैसे कि पंजाब, राजस्थान, अर्धशुष्क जमीन वाले अन्य क्षेत्रों, इन क्षेत्रों में लोहे के फाल का प्रयोग बहुत ही सीमित था। तो ऐसे इलाकों ने खेती के लिए कुदाल का उपयोग करना शुरू किया, जिससे उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर तथा मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं उपयोगी सिद्ध हुआ और कुदाल के द्वारा उपज बढ़ाने में काफ़ी सहायता प्राप्त हुई। फिर किसानों द्वारा जो उपज बढ़ाने का एक और तरीका अपनाया गया वह तरीका था कृत्रिम सिंचाई। जैसे कि व्यक्तिगत लोगों द्वारा कृषक समुदायों ने मिल करके तालाबों, कुओं, नहरों जैसे अनेक सिंचाई साधन विकसित किए, जिनसे उपज में बढ़ोतरी हुई। और इनको निर्मित करवाने वाले प्रायः राजा तथा कुछ विशेष प्रभावी लोग ही होते थे, जिनका वर्णन हमको अभिलेखों में भी पाया जाता है। तो किसानों द्वारा छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपज को बढ़ाने के लिए जो तरीके अपनाए गए थे वह थे ये 3 प्रकार के: हल का प्रचलन, कृषि में कुदाल का प्रयोग और फिर थर्ड कृत्रिम सिंचाई। इनके द्वारा छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कृषि के कार्यों में व्यापक परिवर्तन आया था। आइए अब जानते हैं कि जब इन कृषि कार्यों को इसके द्वारा कृषि की उपज बढ़ा ली गई तो उसका ग्रामीण समाज पे, सामाजिक जीवन पर क्या असर पड़ा। तो जैसे कि बौद्ध कथाओं में भूमिहीन खेतीहर श्रमिकों, छोटे किसानों और बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। जब खेती में उपज बढ़ाई गई तो इसके द्वारा समाज में नए नए विभिन्नताएं उभर कर आई। जैसे कि अब समाज में नए खेतीहर श्रमिक आ गए, किसानों के बीच गरीबी और अमीरी का फासला बढ़ गया और साथ ही समाज में एक नए वर्ग, बड़े बड़े जमींदारों का वर्ग उभरा, जो समाज में अपनी पैठ बनाया जा रहा था। समय के साथ साथ बड़े बड़े जमींदारों तथा ग्राम प्रधानों तथा
किसानों पर अपना नियंत्रण रखने के लिए भी इनको शक्तिशाली माना जाता था। यानी कि जो बड़े बड़े जमींदार होते थे वह ग्राम प्रधान होते थे और किसानों पर अपना नियंत्रण जमाया करते थे, इसलिए इनको शक्तिशाली माना जाता था। और जैसे कि संगम साहित्य, संगम ग्रंथ मैंने आप लोगों को बता दिया था। संगम साहित्य में भी बड़े बड़े जमींदारों जैसे कि वेल्लालार, हलवाहा, उलवर या दास अड़ीमई जैसे शब्दों का प्रयोग मिला है, जो लोग गांव में ही रहते थे और विभिन्न वर्गों के ऊपर अपना नियंत्रण किया करते थे। और ऐसा माना जाता है कि वर्गों की ये जो भिन्नता थी, मतलब जो समाज में अलग अलग नए वर्ग उभरे थे, इनकी जो भिन्नता थी वह पूर्णतः भूमि के स्वामित्व पर आधारित थी। मतलब कि जिसके पास जितनी ज़्यादा भूमि वो उतना ज़्यादा अच्छा उसका सामाजिक स्थिति थी। और श्रम, नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर भी आधारित थी। जैसे कि जिसके पास जितना अच्छा श्रम होगा, जितनी अच्छी प्रौद्योगिकी होगी, उसके द्वारा उसने अपना धीरे धीरे विकास किया कृषि के कार्यों से और समाज में अपना एक नया ओहदा, नया एक पद बनाया। इसी प्रकार यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है गृहपति। गृहपति घर के मुखिया को कहा जाता है, जिसका कार्य घर की महिलाओं, बच्चों, नौकरों तथा दासों तथा घर के सभी जानवरों पर नियंत्रण करना होता था, उसको गृहपति कहा जाता है। लाइक आप ऐसे मान लीजिए आपके घर के मुखिया। आइए अब जानते हैं कि राजाओं द्वारा भूमिदान क्यों दिया जाता था। भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण। इस यूनिट में आप ये जानेंगे कि राजाओं द्वारा बड़े बड़े भूमि के भाग दान में क्यों दिए जाते थे। तो कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि शासकों यानी कि राजाओं द्वारा प्रजा को नए क्षेत्रों में कृषि कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक यह रणनीति अपनाई जाती थी कि उनको भूमिदान दिया जाए और वह आकर के उन क्षेत्रों पर कृषि करें। यानी कि जो राजा होते थे नए क्षेत्रों में प्रजा से कृषि कार्य कराने के लिए उनको भूमिदान दिया करते थे और उनसे उन क्षेत्रों पर कृषि कार्य किया करते थे। वहीं दूसरे विद्वानों का ऐसा मानना है कि राजाओं द्वारा भूमिदान इसलिए दिए जाते थे क्योंकि जब उनका शासन कमजोर हो जाता था तो अपने कमजोर होते राजनीतिक प्रभाव को और अधिक मजबूत करने के लिए शासक यानी राजा लोग दान दिया करते थे। और कुछ विद्वानों का ऐसा भी कहना है कि शायद भूमिदान के माध्यम से राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर यानी कि एक अच्छे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे। और ऐसा माना जाता है कि जब राजाओं का नियंत्रण ढीला हो जाता था, यानी कि जब प्रजा उनसे रुष्ट हो जाती थी, तो भी राजा द्वारा भूमिदान दिया जाता था और अपना आडंबर प्रस्तुत किया जाता था कि वे काफ़ी दयालु हैं और सदैव अपनी प्रजा का ख्याल रखते हैं। तो भूमिदान क्यों दिया जाता था, इन पॉइंट से आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए अब जानते हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किन नए नगरों का विकास हुआ था और इन नगरों की क्या विशेषताएं थी। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नए नगरों का विकास हुआ था, जैसे कि पाटलिपुत्र, उज्जैनी, स्वर्णगिरी और एक मथुरा। तो पाटलिपुत्र 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसका नाम परिवर्तित हो गया था। जैसे कि पाटलिपुत्र का पहले उसका नाम था पाटलीग्राम, जिसको 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बदल दिया गया था। और यह गंगा नदी से गुजरने वाले एक व्यापारिक मार्ग पर स्थित था, इसीलिए व्यापारिक मार्ग पर स्थित होने के कारण यह एक बहुत ही भीड़भाड़ वाला और काफ़ी प्रचलित नगर था। साथ ही इसको एशिया के सबसे बड़े नगरों में से एक माना जाता है। पाटलिपुत्र को एशिया के सबसे बड़े नगरों में से एक माना जाता है। वहीं उज्जैनी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास अवंती महाजनपद का एक भाग था, अवंती महाजनपद के एक क्षेत्र का भाग था और यह तक्षशिला व उज्जैनी के लंबी दूरी वाले मार्ग पर स्थित था। यानी कि तक्षशिला और उज्जैनी के बीच जो व्यापारिक मार्ग था लंबी दूरी वाला, उसके बीच में स्थित था उज्जैनी। सुवर्णगिरी का अर्थ है सोने के पहाड़ और यह दक्षिण भारत में वर्तमान में कर्नाटक राज्य, जो वर्तमान में हमारा कर्नाटक राज्य है वहाँ स्थित है। दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह मुख्य रूप से सोने की खदानों के लिए बहुत ही उपयोगी था। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन भारत में यहाँ पर सोने की खदानें पाई जाती थी, इसीलिए इसका नाम सुवर्णगिरी भी है। सुवर्णगिरी का अर्थ है सोने के पहाड़। हमारा जो चौथा प्रमुख नगर है वह है मथुरा। प्राचीन काल में मथुरा को आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था और यह एक प्रमुख विकसित नगर था, यानी कि यह उस समय में काफ़ी विकसित था और काफ़ी
कार्य इस नगर में होते थे, जैसे कि यहाँ पर व्यावसायिक कार्य, कई प्रकार के व्यवसाय होते थे। यह सांस्कृतिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण था और साथ ही कई प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र भी था। इसीलिए छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान इन नए नगरों का उद्भव हुआ था और यह छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बहुत ही महत्वपूर्ण नगर थे। इन नगरों को आप यहाँ इन मैप में भी देख सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि ये आपका उज्जैनी है, ये आपका पाटलिपुत्र और यह मथुरा। ये नगर मेन रूप से अलग अलग दूर दूर की स्थिति पर विकसित हुए थे। अब अपने नेक्स्ट सब यूनिट में आप जानेंगे कि इन नगरों में किस प्रकार की जनसंख्या रहती थी। तो हमको खोजों के दौरान उत्तरी कृष्णमार्जित पात्र प्राप्त हुए, यानी कि ये इस प्रकार के बर्तन होते थे, कटोरे होते थे जिन पर चमकदार कलाई चढ़ाई जाती थी। तो इन बर्तनों से, इन कटोरों से हमको यह पता पड़ता है कि शायद इनका प्रयोग अमीरों द्वारा होता था, यानी कि इन नगरों में अमीर लोग निवास किया करते थे। और ठीक इसी उत्तरी कृष्णमार्जित पात्रों के द्वारा के समान हमको कई प्रकार के सोने, चांदी, कांस्य, तांबे तथा हाथीदांत, शीशे की तरह अनेक प्रकार के पदार्थ मिले हैं, जैसे कि गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी भी मिली है। तो ऐसा माना जाता है कि इन नगरों में अमीर वर्ग के लोग रहते होंगे। दूसरी शताब्दी ईस्वी के आसपास कई प्रकार के छोटे छोटे दानात्मक अभिलेख भी मिले हैं। दानात्मक अभिलेख वे अभिलेख होते हैं जिनमें दिए गए दान का विवरण होता है। तो ऐसा माना जाता है कि इन दानात्मक अभिलेखों से हमको धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लौहकार, अधिकारी जैसे अनेकों लोगों का विवरण मिलता है, यानी कि इन नगरों में इन अमीर लोगों के अलावा कई प्रकार के कार्य करने वाले इस प्रकार के लोग भी निवास किया करते थे। और साथ ही हमको एक श्रेणी नामक व्यापारियों के संघ का भी वर्णन मिलता है उसी अभिलेखों से, जो शायद पहले कच्चे माल को खरीदती थी और फिर उनसे सामान तैयार करके उनको बेच देती थी। तो ये श्रेणी नामक जो व्यापारिक वर्ग था, यह मेनली क्या करता था, व्यापारी वाला कार्य किया करता था। तो इन पॉइंट्स से आपको यहाँ ये पता पड़ गया होगा कि इन नगरों में किस प्रकार की जनसंख्या रहती थी। आइए अब जानते हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान जब इन नगरों का विकास हुआ तो व्यापार किस प्रकार से होता था। वही आप यहाँ पर हेडिंग देख रहे हैं, उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भूमार्गों यानी सड़कों के द्वारा मध्य एशिया तथा उसके आगे तक व्यापार होता था। और वहीं दूसरी ओर बंदरगाहों यानी कि सी पोर्ट के द्वारा जल मार्ग से व्यापार अरब सागर, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया, बंगाल की खाड़ी से व्यापार चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया था। क्योंकि भूमार्ग के द्वारा तो मध्य एशिया और उससे थोड़ा सा आगे तक व्यापार होता था, किंतु जल मार्ग यानी कि सी पोर्टों के द्वारा और भी उससे आगे तक दूर दूर तक व्यापार होता था, जैसे कि अरब सागर, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, बंगाल की खाड़ी से चीन और चीन से आगे दक्षिण पूर्व एशिया तक। और ऐसा माना जाता है कि शासकों द्वारा इन व्यापारिक मार्गों पर सुरक्षा के बदले में व्यापारियों से धन लिया जाता था, यानी कि इन व्यापारिक मार्गों का जो व्यापारी लोग यूज करते थे उन पर उनको सिक्योरिटी, कोई उनसे लूटपाट छीना झपटी ना करे, इसलिए उनसे सुरक्षा के बदले में व्यापारियों से धन लिया जाता था। राजा उनसे टैक्स लेते थे और उनको बदले में सुरक्षा दिया करते थे। इन व्यापारिक मार्गों पर चलने वाले लोगों में बहुत से लोग होते थे, जैसे कि पैदल फेरी वाले, बैलगाड़ी और घोड़े खच्चरों वाले, और साथ ही व्यापारियों के जानवरों के दल। समुद्री मार्ग की यात्रा तो काफ़ी खतरनाक मानी जाती थी, किंतु वह लाभदायक होती थी, क्योंकि पैदल मार्ग वाला तो आसान था, वह फेरी के रूप में बैलगाड़ी से और अन्य जानवरों के द्वारा आसानी से किया जा सकता, किंतु समुद्री मार्ग खतरनाक इसलिए था क्योंकि उस समय पे इतनी अच्छी खासी सुविधा नहीं होती थी कि जलमार्ग आसानी से किया जाए। पर यह लाभदायक इसलिए था क्योंकि यह पैदल मार्ग की अपेक्षा काफ़ी सस्ता था इसलिए। और व्यापार में मुख्यतः भारत से नमक, अनाज, कपड़ा, धातु, लकड़ी, जड़ी बूटी इत्यादि वस्तुओं को यहाँ से ले जाकर के अन्य क्षेत्रों में पहुँचाया जाता था। और दक्षिण की तमिल भाषा में हमको व्यापारियों के लिए अनेक प्रकार के नाम, जैसे मत्सुवन, प्राकृत में सतवाहा, सेठी जैसे नामक बड़े व्यापारियों का नाम मिलता है, जो काफ़ी धनी होते थे और सफल माने जाते थे व्यापारिक कार्यों में। और भूमध्य सागर के द्वारा
भूमध्य सागर के रोमन साम्राज्य में काली मिर्च, मसालों तथा कपड़ों व जड़ी बूटियों की व्यापक मांग होती थी, जिन्हें अरब सागर के मार्ग से व्यापारिक मार्ग अरब सागर के द्वारा भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था भारत से। तो इस प्रकार से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापारिक कार्य हुआ करते थे। और ये व्यापारिक मार्ग आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ इस अरब सागर के माध्यम से इधर अरब सागर, अरब प्रायद्वीप की तरफ और उससे आगे मध्य एशिया तक व्यापार होता था। वहीं दूसरी ओर इस बंगाल की खाड़ी, इस रास्ते के द्वारा यहाँ से चीन से व्यापार होता था और उसके आगे दक्षिण पूर्व एशिया के आगे के देशों के साथ इन महाजनपदों का व्यापार आदि का कार्य होता था। और व्यापार में जो वस्तुएं ले जाई जाती थी, जैसे कि नमक, अनाज, कपड़ा, धातु, लकड़ी, इन सारी चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था। तो यहाँ पर हम अपने 2 टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपना एक प्रीशियस कमेंट करना मत छोड़ना। और यदि अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि चैप्टर्स की अदर वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।